वेलकम टू पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 पेपर और पेपर कोड है हमारा 910। मैं आपके साथ कर रही हूँ जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 26, विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। कौन सी संस्था को विश्व बैंक के सुलभ कर्ज विंडो के नाम से जाना जाता है? वो है आईडीबीआई, आईडीए, आईएमएफ या आरबीआई। और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आईडीए। आईडीए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन बी जो है ये हमारा राइट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि कंसेशनल लोन्स और ग्रांट्स देता है वर्ल्ड की पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। और ये जो लोन्स दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर के लिए, क्लीन वाटर अवेलेबल कराने के लिए। तो आंसर है इसका आईडीए। आईडीए आंसर क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 26 बी। क्वेश्चन नंबर 26 बी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, which curve shows the inverse relationship between unemployment and inflation rates। वो कौन सा वक्र है जो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमत दर्शाता है? ठीक है, तो कौन सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, वो कौन सी कर्व है जो इनवर्स रिलेशनशिप बताती है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट्स? क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फिलिप्स कर्व। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा फिलिप्स कर्व। ये जो फिलिप्स कर्व है ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन को रिलेट करती है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, और ये कहती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन है वो आपके इनवर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा आंसर होगा डी। 28 हम देखते हैं, लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट या सी बीच कहां पर है? ये है चोपड़ा तट, दीव तट, अक्सा तट या फिर मरीना तट। ये सबसे लंबा जो है भारत में वो है आपका मरीना बीच, और आपको पता ही है कि मरीना बीच जो है ये चेन्नई में है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा डी है। अब इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। जो चोपड़ा तट है ये कोस्टल विलेज है गोवा में, ठीक है, नॉर्दर्न गोवा में है ये, और करीबन यहाँ पर जो बीच है वो अच्छा खासा लंबा है, पर भारत का सबसे लंबा तो नहीं हो सकता। फिर है हमारा दीव बीच, दीव बीच है दीव में ही है, और अक्सा बीच जो है ये मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर होगा हमारा डी। 29, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी टेन्योर कितनी है, यहाँ पर ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर है हमारा 6 इयर्स। जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो सदस्य हैं वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। दे हैव अ 6 ईयर टर्म, और ये जो सीट्स हैं ये डायरेक्ट इलेक्शन द्वारा भरी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आंसर होगा ए। 30, which one of the following committees is described as the twin sister of the estimates committee। निम्नलिखित में से वो कौन सी समिति है जिसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? वो कौन सी कमेटी है? क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो लोक लेखा समिति है उसको हम ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर है हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ए। 31, पोटैटो इज आलू क्या है? आलू रूट है, स्टेम है, बड है या फिर फ्रूट है? ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एसएससी पूछता है, जरा इन पर आप ध्यान देना। जैसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैक्टस में जो थॉर्न होता है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, वो लीफ है, वो स्टेम है, वो एग्जैक्टली क्या है? उसी प्रकार से यहाँ पर जो पूछा गया है कि पोटैटो क्या है, आलू एग्जैक्टली क्या है? जब आप आलू खाते हैं आप उस पौधे की जड़ को खा रहे हैं, डंठल को खा रहे हैं, कली को खा रहे हैं या फिर फल को खा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हमारा आंसर है स्टेम। पोटैटो जो है ये एक स्टेम वेजिटेबल है, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है ये, और जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो उसको खाया जाता है। अगर ये ग्रीनिश है तो फिर उसको बिल्कुल भी आप कंज्यूम ना करें, क्योंकि जो ग्रीनिश पार्ट होता है वो टॉक्सिन्स कंटेन करता है। 31 का आंसर होगा बी, स्टेम। 32, इंग्लिश एजुकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको आरंभ करने वाले हैं लॉर्ड मैक्यूले। ओके, लॉर्ड मैक्यूले का पूरा नाम बताती हूँ आपको, थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले, ये इनका नाम था, थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले।
और इनको इस बात का क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने भारत में इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया। देखिए 1813 के आसपास एक एक्ट आया था जिसमें ये कहा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर साल में 1 लाख रुपए खर्च किए जाने चाहिए अंग्रेजों द्वारा, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों के सामने बहुत बड़ी दुविधा थी कि क्या भारतीयों को वो जो अपने ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते आए हैं, रिलिजन है, वेदास है, उन्हीं में शिक्षित किया जाए या फिर मॉडर्न एजुकेशन उनको दी जाए। तो इसके बाद ये डिबेट हुआ कि क्या एग्ज़ैक्टली कैसे शिक्षित किया जाए? एक कमिटी बनी जो लॉर्ड मैक्यूले कमिटी कहलाई और लॉर्ड मैक्यूले उसके हेड थे और इस कमिटी में एक इक्वल डिसीजन दोनों पार्टीज जो थी एक ऐसी थी जिसने कहा कि नहीं आप इनको इनके ट्रेडिशनल सिस्टम में एजुकेट कीजिए और एक ऐसी थी जिसने कहा कि नहीं आप मॉडर्न एजुकेशन दीजिए इंग्लिश दीजिए। तो लॉर्ड मैक्यूले जो हेड थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इंग्लिश के साथ जाएंगे। तो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी भारत में अराउंड द ईयर 1935 और ये इंट्रोड्यूस की थी लॉर्ड मैक्यूले ने। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस एंड एक्सपेंशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड। जो आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33। इसका आंसर क्या है? एक्सपेंशन, रिसेशन, डेफिसिट या फिर व्यवसाय चक्र। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए हमारा आंसर होगा डी, बिजनेस साइकिल। जो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनको कहा जाता है बिजनेस साइकिल। 34 क्वेश्चन 34 हम देखते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज द मोस्ट रिच इन कोल डिपॉजिट्स? निम्नलिखित में से वो कौन सा क्षेत्र है जो कोयला भंडार में सबसे ज्यादा समृद्ध है? क्वेश्चन नंबर 34 और इसका आंसर होगा हमारा दामोदर वैली। जो दामोदर वैली है वहां पर आपको काफी सारा कोयला मिलेगा। ये प्राइम सेंटर है कोकिंग कोल के लिए भारत में। यहीं पर आपके झरिया, रानीगंज, वेस्टर्न बोकारो, ईस्टर्न बोकारो, नॉर्थ एंड साउथ कर्णपुरा ये सभी लोकेटेड हैं जो कोल के लिए काफी फेमस हैं। और यहीं पर आपका बोकारो स्टील प्लांट, बर्नपुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट ये सभी यहीं पर लोकेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए मेरा आंसर होगा बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। रेनफॉल कॉज्ड बाय इंटेंस इवेपोरेशन इन इक्वेटोरियल एरियाज इज कॉल्ड। ओके, ये हमारा प्रश्न है कि जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं वहां पर इंटेंस इवेपोरेशन की वजह से जो बारिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? जो इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है वहां पर लेट आफ्टरनून में ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश होती है। और ये क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि इंटेंस हीटिंग फ्रॉम द सन होती है जिसकी वजह से बहुत सारी इवेपोरेशन होती है और फाइनली बारिश होती है। ये कहलाती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर इज गोइंग टू बी डी। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल वो वाली बारिश है कि जो आपके मॉइस्चर लैडन क्लाउड्स हैं उनके रास्ते में कोई पर्वत आ जाता है जिसकी वजह से बारिश होती है। जो साइक्लोनिक रेनफॉल है इसमें वार्म एयर राइजेस ओवर कोल्ड एयर और उसके बाद फिर वर्षा होती है। और जो फ्रंटल रेनफॉल है इसमें अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर होता है और ये इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट एयर मासेस जो है जिनके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं वो कन्वर्ज होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की 4 प्रकार की वर्षाएं दी हुई हैं लेकिन जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं उनमें होती है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 35 आंसर होगा डी। 36 पर चलती हूं अब मैं। हेमेटोपोसिस टेक्स प्लेस इन, ये किस चीज में होता है? रक्तोत्पत्ति कहां होती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के लिए जो हमारा आंसर है वो है बोन मैरो। ये बोन मैरो में होने वाली एक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर है हमारा डी। 37 dash is a hormone that regulates the amount of glucose in the blood। हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज होगा इसको कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? इसको रेगुलेट करता है इंसुलिन, INSULIN, इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारा आंसर है डी, इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड रेगुलेट करेगा। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और यहां पर पूछा गया है कि वॉल स्ट्रीट कोलैप्स लेड टू। वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो सबसे पहले तो मुझे आपको यहाँ पर ये बताना होगा कि वॉल स्ट्रीट कोलैप्स जो था ये क्या था और फिर इसका असर क्या हुआ। सबसे पहले तो इसका उत्तर है ग्रेट डिप्रेशन। जो वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हुआ उसकी वजह से हुआ था ग्रेट डिप्रेशन।
ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, ये वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमिक डिप्रेशन था और ये हुआ था 1930s में, ठीक है? शुरुआत हुई थी एग्ज़ैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो सितंबर 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, वहाँ से शुरुआत हुई और वहाँ पर जो स्टॉक प्राइसेज़ थे, वो बहुत तेज़ गति से गिरे और जो मार्केट था, स्टॉक मार्केट वो क्रैश हो गया और इस क्रैश होने की वजह से फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसमें न सिर्फ ही जो रिच कंट्रीज़ थी वो बल्कि जो गरीब देश थे वो भी बुरी तरह से उनका इम्पैक्ट पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन के बहुत ही बुरे इम्पैक्ट्स पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 38 आंसर होगा हमारा डी। इसको महामंदी के नाम से जाना गया। गंधारा आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, ठीक है, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये बुद्धिस्ट आर्ट अगर आप कभी भी पढ़ेंगे तो जरूर उसमें आपको गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो गंधार कला है, ये किन दो कलाओं का संयोजन है? ये इंडो रोमन, इंडो ग्रीक, इंडो इस्लामिक या फिर इंडो चाइना। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए मेरा आंसर होगा बी, इंडो ग्रीक, ठीक है। जो इंडियंस हैं और जो ग्रीक्स थे, उनके दोनों की कलाओं के कॉम्बिनेशन से बना ये गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें बहुत सारे गौतम बुद्ध के स्टैचूज बनाए गए हैं, लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज बनाए गए हैं और उनमें क्लियरली आप ग्रीक इन्फ्लुएंस देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीक गॉड्स हैं उनके कर्ली हेयर हैं, उनके शार्प फीचर्स हैं, तो इनमें भी जो बुद्धा के स्टैचूज बनाए गए हैं, उनमें बुद्धा के कर्ली हेयर और शार्प फीचर्स वगैरह दिखाए गए हैं, साथ ही हेलो इम्पैक्ट भी दिखाया गया है। ओके, तो और ये कहाँ पर डेवलप हुआ? ये हुआ था जहाँ पर करंट डे अफगानिस्तान, उसमें एक जगह है गंधार, उसके आसपास वाले रीजन में, इसीलिए इसको गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39 सिंपल सा क्वेश्चन है, बी इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं अब हम। इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज शुड बी कनेक्टेड इन। अगर आप यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना होगा? हमें उन्हें जोड़ना होगा पैरेलल में। आंसर है हमारा बी, साइंस का क्वेश्चन 40 बी। इंदिरा गोस्वामी जो कि फेमस एडिटर, पोएट, स्कॉलर, राइटर वगैरह हैं, उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड किस भाषा में मिला था? प्रसिद्ध संपादक, कवयित्री, विदुषी, लेखिका इंदिरा गोस्वामी को कौन सी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 42 इनको दिया गया था असमीज लैंग्वेज के लिए, ठीक है। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1983 में, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2001 में और ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर है हमारा असमीज। 43 ultraviolet radiation in the stratosphere is absorbed by। जो समताप मंडल में पैरा बैंगनी विकिरण है, किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज को हम क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं आपका यूवी रेज, ठीक है। ये हार्मफुल रेज हैं, अगर ये पृथ्वी तक पहुंच जाए तो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, ठीक है। और जो इनको पीछे पास्ट में काफी नुकसान पहुंचाया गया है ओजोन लेयर को, उस ओजोन लेयर ने यूवी रेज को अब्सॉर्ब करने का काम किया है, ठीक है। वो अभी भी यही काम करता है, ओजोन लेयर का फंक्शन ही है। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है स्ट्रेटोस्फीयर में, उनको अब्सॉर्ब किया जाता है बाय ओजोन। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए हमारा आंसर है ओजोन। ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव, ठीक है। समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? उनमें भिन्न प्रमाणिक क्रमांक और भिन्न प्रमाणिक संहति होती है। उनमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स और सेम एटॉमिक मास होता है। उनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है परंतु डिफरेंट एटॉमिक मास होता है, या उनमें सेम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास होता है। क्वेश्चन नंबर 44। अब आंसर है इसका सी, उनमें एक जैसा परमाणविक क्रमांक होता है किंतु भिन्न परमाणविक संहति होती है। आंसर होगा 44 का सी। 45 नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद। नाइट्रिक एसिड इनमें से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? गोल्ड के साथ नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर होगा ए, गोल्ड के साथ नहीं करेगा। प्योर गोल्ड के साथ और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा, दे विल नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। हालांकि जो प्योर गोल्ड है उसको अगर आप एक मिक्सचर बनाए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वहां पर हो सकता है, अदरवाइज नो। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर है ए।
46 पर चलते हैं। अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको यहाँ बताना है कि जो नंदा देवी पीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स है ये भारत में, वो कहाँ पर लोकेटेड है। और ये वन ऑफ द हाईएस्ट तो भारत में है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया है ये नंदा देवी, सेकंड हाईएस्ट। और जो पूरी तरह से हमारी कंट्री में लोकेटेड है, ये वर्ल्ड की 23rd हाईएस्ट पीक है। और इसका मतलब क्या है, नंदा देवी वहां पर एक देवी है, उसके उनके नाम पर ये समर्पित है, और ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर होगा बी, उत्तराखंड। 47 पर चलते हैं अब हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। अब सूर्योदय उद्योग हम किसको कहते हैं, सूर्योदय हम उसको कहते हैं जिसकी हाल फिलहाल में तो शुरुआत हुई है, ठीक है, और उम्मीद की जाती है कि वो भविष्य में जाकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री होगा। देखिए इसका आंसर आयरन एंड स्टील नहीं हो सकता, क्योंकि आयरन एंड स्टील की जो शुरुआत है वो तो 1904 या 5 के आसपास है, जब टाटा आयरन एंड स्टील सेटअप की गई थी। कॉटन टेक्सटाइल की जो शुरुआत है वो 1854 के आसपास है। इसका आंसर होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो सूचना प्रौद्योगिकी है, वो इसका आंसर है। ये एक सनराइज इंडस्ट्री में आता है। क्वेश्चन नंबर 47 आंसर होगा हमारा सी। 48, मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर इज, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है। टंगस्टन, निक्रोम, पीतल या फिर इस्पात। क्वेश्चन नंबर 48 साइंस का क्वेश्चन, और इसमें इस्तेमाल किया जाता है निक्रोम, इसमें निक्रोम का इस्तेमाल होता है। निक्रोम में आपका 80% तो निकल प्रयोग किया जाता है और 20% हम प्रयोग करते हैं क्रोमियम का, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। 28 का आंसर होगा हमारा बी, निक्रोम। 29, पेलेग्रा और स्कर्वी जो हैं, दे आर कॉज्ड बाय व्हिच पेयर ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी रिस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है, स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आंसर होगा हमारा बी, ओके, विटामिन B12 और विटामिन सी की कमी से। 49 आंसर इज गोइंग टू बी बी। लास्ट क्वेश्चन, Who appoints the Finance Commission in India? Who appoints the Finance Commission in India? फाइनेंस कमीशन को भारत में कौन नियुक्त करता है? फाइनेंस कमीशन को यहाँ पर भारत में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। जो आर्टिकल 280 है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया होगा, इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो पहला फाइनेंस कमीशन बना था वो बना था साल 1951 में, ओके, ये इसका आंसर है। तो अभी मैंने आपके लिए किया जनरल अवेयरनेस सेक्शन, पेपर कोड 910 का हिंदी मीडियम में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।